हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब एक खोज में। सो आज हम सभी जिस पेपर को पढ़ने वाले हैं वो है भारतीय और पाश्चात्य रंगमंच। यह आपके डीएससी का एक सब्जेक्ट है जिसमें आप भारतीय और पाश्चात्य रंगमंच के बारे में पढ़ेंगे कि जिसमें भारतीय रूप में रंगमंच को क्या किस आधार पे बांटा गया है, किस आधार पे देखा जाता है वो चीज़। और दूसरा पाश्चात्य यानी वेस्ट साइड में वेस्ट की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर रंगमंच यानी नाटक की जो विधाएं हैं उनको किस प्रकार से देखा जाता है, ये चीज़ हम इसमें समझेंगे। ये आपके सेमेस्टर 5 के बच्चों के लिए है। बाकी ये ऑल फॉर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए है। कोई भी यूनिवर्सिटी का बच्चा हो इसको देख सकता है अगर उसके सिलेबस में ये सभी टॉपिक्स लगे लगे हुए हैं तो, जो कि सिलेबस में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है। और अगर आपके टॉपिक्स में अगर ये नीचे सिलेबस में लगे हुए टॉपिक्स लगे भी हैं, अगर आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है तो भी आप इसे देख ले, क्योंकि मैंने इसमें जर्नल टाइप में पढ़ाने का प्रयास किया है सामान्य भाषा में। जैसे कि अगर आप नॉर्मली अगर इस टॉपिक्स को पढ़ भी लेते हैं तो भी आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो जाएगी। सो बाकी ये वन शॉट वीडियो रहने वाली है ना। आपका पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैं सिलेबस की बात कर दूँ तो सिलेबस आप देख लीजिए। देख, सिलेबस में जो यूनिट 1 है, ये यूनिट 1 में जो पॉइंट है वो है कि नाटक की भारतीय अवधारणाएं, उत्पत्ति तथा स्वरूप संबंधित मान्यताएं। दूसरा है नाटक की पाश्चात्य अवधारणाएं, उत्पत्ति तथा स्वरूप संबंधित मान्यताएं। दूसरा है भारतीय नाट्य रूप, रूपक, उपरूपक, नाटक, इसके प्रकार तथा भेद। दूसरा इसी में आधुनिक भारतीय नाट्य रूप, काव्य नाटक, एकांकी, रेडियो नाटक, नुक्कड़ नाटक, ये इसके टॉपिक्स हैं। तीसरा है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत और अरस्तु का ही विरेचन सिद्धांत। चौथी यूनिट है पाश्चात्य नाट्य रूप, त्रासदी और ड्रामा। पाश्चात्य नाट्य रूप में ही कामदी और मेलोड्रामा। ये सभी आपके यूनिट्स हैं, है ना। तो इसमें देखिए ये यूनिट्स आपको दिख रहे होंगे कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आ रखे हैं, ये पीवाईक्यू में देख के आपको समझ आ जाएंगे। पीवाईक्यू में क्वेश्चन मैंने इस प्रकार से उठाए हैं कि पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन है जो कि पूरी एक यूनिट कवर कर सकता है, तो मैंने पूरे क्वेश्चन उठा दिया। जहाँ पर मुझे लगा कि भाई ये क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन तो कवर हो गया बट आपका सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा, तो मैंने यहाँ सिलेबस से भी कुछ टॉपिक उठा लिया। जैसे कि यहाँ पे ना क्या था कि क्वेश्चन में ना एकांकी, रेडियो, इस तरह के क्वेश्चन आ रखे थे पर नुक्कड़ नाटक नहीं आ रखा, तो नुक्कड़ नाटक को मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो इस तरह से है ना सारे पॉइंट्स कवर हो रखे हैं, आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। बाकी हम शुरू करते हैं। ये आपके पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चन है। पीवाईक्यू क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने आगे शुरू कर दिए हैं। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन आप पीवाईक्यू देख सकते हैं। बाकी अगर आपको पीवाईक्यू चाहिए हो तो आप टेलीग्राम पे जाए और वहाँ पे जाके लिख दे कि पीवाईक्यू भारतीय और पाश्चात्य रंगमंच, तो आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। ठीक है, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारे यूट्यूब एक खोज। ठीक है, वहाँ जाएँ, सॉरी टाइप करें। बाकी हम यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 है भारत की नाटक की भारतीय अवधारणाएं, उत्पत्ति तथा स्वरूप संबंधित मान्यताएं। ठीक है, देखिए नाटक की उत्पत्ति संबंधित भारतीय अवधारणाओं को स्पष्ट करते हुए उसके स्वरूप पर प्रकाश डालिए, ऐसा एक प्रश्न आ रखा है पीवाईक्यू में। इसका प्रश्न किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, तो इसमें बात देखिए, आप शुरुआत करिए परिचय से। इसमें आप नाट्य पंचम वेद की अवधारणा के आधार पर बोल सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में नाटक को नाट्य कहा जाता है, जिसे केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि जीवन की समग्र अभिव्यक्ति और लोक शिक्षा का माध्यम माना गया है। इस अवधारणा का मूल आधार भरत मुनि द्वारा रचित कालजयी ग्रंथ नाट्यशास्त्र है। भारतीय परंपरा में नाट्य को इतना अधिक महत्व दिया गया है कि इसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यह समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ और शिक्षा प्रदत्त है। यानी कि नाटक का ना क्या आता है कि नाटक एक इस प्रकार की विधा है जो कि हमें हर तरह का ज्ञान दे देती है। इसमें इसे पंचम वेद की संज्ञा भी दी गई है। क्योंकि पंचम वेद की संज्ञा क्यों दी गई है, क्योंकि इसमें हमें चारों वेदों के गुण दिखते हैं। जैसे आप देखते हैं चारों वेदों में हर वेद अपने लिए अलग अलग है। अथर्ववेद में देखे जाएंगे तो आप कहेंगे कि चिकित्सा के जैसा, सामवेद में संगीत,
ठीक है। ऋग्वेद में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यज्ञ के बारे में, ऐसे ही शिक्षाओं के बारे में, रूल रेगुलेशन के बारे में इन वेदों में मिलता है। पर आप नाट्य में देखेंगे तो नाट्य में आपको चारों रूप इसी में मिल जाएंगे, इसलिए इसे पंचम वेद की संज्ञा दे दी गई है। पर ये थोड़ा और भी अलग चीज़ों को बताता है, इसमें और भी चीज़ें, और भी गुण धर्म है, हमारे समाज को भी लेकर चलता है, तो इसलिए नाट्यशास्त्र को थोड़ा अलग बताया गया है। ठीक है, ये हमें शिक्षित भी करता है, हमें नई नई चीज़ सिखाता है, बताता है। तो नाट्यशास्त्र मतलब महानतम है। इसके बारे में और भी चीज़ें हैं, वो हम समझेंगे। उत्पत्ति संबंधित मान्यताओं के बारे में इसमें बताया गया है कि देवीय और पौराणिक है ये। अब कैसे है वो देखिए। भारतीय नाट्य की उत्पत्ति को किसी मानवीय प्रयास का परिणाम न मानकर देवीय घटना माना गया है, जो इसकी पवित्रता और महत्वता को स्थापित करती है। और कैसे कहती है देखिए, बिंदु का है पंचम वेद का निर्माण। कारण पौराणिक मान्यता के अनुसार सतयुग के बीत जाने और त्रेता युग के आरंभ में जब समाज में द्वेष, दुख और संघर्ष बढ़ गया, तब देवताओं ने सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा से एक ऐसे मनोरंजक और शिक्षा प्रदत्त माध्यम की रचना करने का अनुरोध किया जो सभी वर्णों के लिए समान रूप से उपलब्ध हो। अब देखिए, यहाँ पे एक मान्यता है कि बताया जाता है कि जो नाट्य है, नाट्य शास्त्र है, या हम कह सकते हैं नाट्य वेद है, इसका निर्माण क्यों हुआ, कैसे किया गया। तो इसमें एक कहानी बता दी गई है कि ब्रह्मा से, यानी हमारे जो सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्म, तो उनसे बोला गया कि भाई आपने दुनिया की सब चीज़ें बना दी, पर हमें खुश रखने के लिए, आनंदित बनाने के लिए, आनंदित करने के लिए हमें है ना एक ऐसे साधन की आवश्यकता है जो हमें खुश रख सके, हमारा मनोरंजन कर सके। तो ऐसा कुछ बनाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्हें वेद वगैरह तो बन गए थे, पर उन्होंने फिर क्या कहा कि नाट्य वेद नाम से बनाया। इसमें नाट्य की सारी विधाएं थी, जिससे व्यक्ति के अंदर रसो भाव उत्पन्न होते हैं। आप सभी को पता है, जब हम नाटक को देखते हैं तो हमारे अंदर रसों की भावनाएं उत्पन्न होती हैं और हम खुश हो जाते हैं। तो ये चीज़ों के लिए भी नाट्य वेद का निर्माण किया गया। तो ऐसी एक मान्यता है। बस आप अगर पेपर में आता तो अगर ये छोटी सी कहानी एक बोल सकते हैं कि लोक मंगल में ये लोक प्रचलित एक कथा है, इसके अनुसार ये बताया गया है, तब ये बोल सकते हैं। ठीक है, आगे है संकलन में। ब्रह्मा ने देवताओं के अनुरोध पर नाट्य की रचना की, जिसे नाट्य वेद कहा गया। यह नाट्य वेद चारों वेदों के सार तत्वों को समाहित करता है। जैसे पाठ है, पाठ इसमें पहला है पाठ है, जो संवाद, इसे हम संवाद भी कह सकते हैं, इसे ऋग्वेद से लिया गया है। दूसरा है अभिनय, जिसे यजुर्वेद से लिया गया है। तीसरा है गीत, जिसे सामवेद से लिया गया है। चौथा है रस, जिसे अथर्ववेद से लिया गया है। ये सभी मिला मुलू के आपका नाटक में बहुत बड़ी भूमिका भी निभाते हैं, आप सभी को पता ही है। ठीक है, इसमें देखिए प्रथम प्रदर्शन की बात करूँ तो जो पहला प्रदर्शन किया गया था इसका, किस प्रकार से किया गया था। देखिए, नाटक का पहली बात में यूज़ हो गया होगा, तो कहाँ यूज़ हुआ था वो देखिए। ब्रह्मा ने इस नाट्य ज्ञान को भरत मुनि को सौंपा। भरत मुनि ने अपने 100 पुत्रों के साथ मिलकर असुरों के दमन की कथा पर आधारित पहला नाट्य मंचन प्रस्तुत किया। इसका पहला काम भरत मुनि जी को दिया गया था। ठीक है, देखिए पहले तो मैं एक चीज़ समझा दूँ, आपको क्लियर कर दूँ। भरत मुनि जी है ना, भरत मुनि जी एक उपाधि है। भरत मुनि क्या है, एक उपाधि है। एक उपाधि है। इस उपाधि के बारे में बता दूँ तो ये उपाधि क्या है कि इसमें यहाँ पे ना भरत मुनि एक उपाधि है। यहाँ पे है ना क्या है कि इसकी एक मान्यता है कि बताया जाता है कि भरत मुनि कोई एक नहीं था, मतलब कि भरत मुनि कोई एक व्यक्ति नहीं है, इसके जैसे 100 और आए हैं। यानी कि भरत मुनि जी के 100 शिष्य थे। वो सभी क्या थे कि जब उनके अंदर ऐसा ज्ञान एक उस स्तर का ज्ञान मिल गया तो वो भी भरत मुनि बन गए, उनको भी ये उपाधि मिल गई। और फिर जब वो चले गए तो उनके बाद में दूसरा व्यक्ति आया, उसने भी उतना ज्ञान प्राप्त किया, फिर उसे भी वो पद भी मिल गई। तो ऐसे वो पद मिलता चला गया समय समय के अनुसार, और उन्होंने अपने अनुसार अपने ज्ञान के अनुसार, विवेक के अनुसार चीज़ें जोड़ते चले गए नाट्यशास्त्र में। नाट्यशास्त्र जो कि जिसे पंचम वेद बताया गया, इसमें अपना ज्ञान जोड़ते चले गए। तो ये था, ये थोड़ा सा ज़रूरी था इसलिए बताना, मैंने ज़रूरी समझा, बता दिया। आगे संक्षेप में देखिए, उत्पत्ति की यह मान्यता नाटक को एक पवित्र, अनिवार्य और सार्वभौमिक कला रूप का दर्जा देती है, जिसका उद्देश्य धर्म की स्थापना और लोकवृत्य संसार की गतिविधियों का अनुकृतन करना है। दूसरा है स्वरूप संबंधित मौलिक मान्यताएं। क्या है स्वरूप को क्या मानती हैं लोग? कहते हैं भारतीय नाट्य का स्वरूप
इसके विशिष्ट सिद्धांतों पर टिका है जिनमें रस और अभिनय केंद्रीय तत्व हैं। रस, ये देखिए जो नाट्यशास्त्र है इसमें सबसे महत्वपूर्ण की बात करूँ तो रस और अभिनय है। अभिनय कौन करता है, आप सभी को पता है। अभिनय एक अभिनेता यानी कि जो नाटक में जो व्यक्ति होते हैं, पात्र होते हैं, वो अभिनय करते हैं, ठीक है। और रस क्या होता है, जब उनके द्वारा किए गए कार्यों से हमारे अंदर भावनाएं पैदा होती हैं। तो भावनाएं, ये हमारे अंदर मनों के अंदर जो भावनाएं पैदा होती है उनसे हमें ना क्या होते हैं, रस पैदा होने की संभावना हो जाती है। हमें या तो आनंद आता है या उन्हें देखकर दुख होता है। तो वो चीज़ें क्या कर रही हैं, वो रसों का काम कर रही है। रस होते हैं सभी, ठीक है। स्थायी भाव जैसी चीज। आगे देखिए, इसमें का पॉइंट का बिंदु है जिसमें कहा गया है कि रस सिद्धांत नाट्य की आत्मा सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व। क्या है इसमें, भारतीय नाटक का सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक सिद्धांत रस सिद्धांत है। नाटक का अंतिम लक्ष्य दर्शकों को रसानुभूति कराना है, इसीलिए रस को ही नाट्य की आत्मा माना गया है। अब क्या कहा है परिभाषा में, दर्शक के मन में स्थायी रूप से विद्यमान भावों का विवाहवादी सामग्री द्वारा उद्दीपन होने पर जिस अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जब हमारे अंदर जो स्थायी भाव होते हैं वो क्या होते हैं, विवाहवादी होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, उद्दीप्त होते हैं। उद्दीप्त होने का मतलब कि जब ये सामने आते हैं तो इसके क्या होता है कि जब हमारे स्थायी भाव सामने आ जाते हैं तो स्थायी भाव क्या होते हैं, हमारे परमानेंट होते हैं। ये परमानेंट भाव क्या होते हैं कि जैसे कि हंसी होती है, ये हंसी हमारे अंदर पहले से होती है, पर कब बाहर आती है, जब सामने ऐसा कुछ कार्यक्रम हो रहा होता है। आप सभी टीवी देखते ही हैं, टीवी में ऐसा कोई प्रोग्राम चल रहा है जिसे देखने के बाद में उससे पहले तो नहीं हो रही थी हंसी आपको, पर उसको देखने के बाद में या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि सामने कोई चित्र आया, उसको देखने के बाद में आपको हंसी आने लग गई। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि वो सामने ऐसा कुछ भाव उत्पन्न हुआ, ऐसी कोई घटना हुई जिसके कारण हुआ। आपने विवाह, अनुभाव, संचार, ये सब जब पढ़ेंगे ना आपको समझ आ जाएगा ये सभी चीज़ें। देखिए, भरत मुनि का रस सूत्र है, विवाह, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। कहते हैं विवाह, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। देखिए, विवाह होता है, ठीक है, अनुभाव होता है। विवाह क्या होता है, रसों के उत्पन्न होने का कारण, भाई रसों के उत्पन्न होने का कारण है। भाई रस क्यों उत्पन्न हो रहा है वो चीज़। देखिए, अगर मान लो मैं टीवी को देख रहा हूँ, टीवी को देखते देखते मेरे अंदर रस उत्पन्न हो रहा है, मुझे हंसी आ रही है, गुस्सा आ रहा है, घृणा हो रही है, वीरता का भाव आ रहा है, तो ये चीज़ें, तो वो क्या है, इसमें कारण क्या है रस पैदा होने का, तो वो हम कहेंगे टीवी है या टीवी के अंदर चलने वाला चित्र है, वो हमारे कारण है। पर अब अनुभाव क्या होते हैं, अनुभाव होते हैं कि विवाह के पीछे पीछे चले आने वाले कुछ घटनाक्रम होते हैं, वो चीज़ें। तो ये सभी चीज़ें क्या होती है, घटनाक्रम होती हैं जो पीछे पीछे आ जाती है। जैसे हमारे शरीर के अंदर कुछ बदलाव हो जाता है, काँपना, हमारी ज़बान काँपने लग जाती है, या हमारे शरीर में पसीना लगता है, या हमारे शरीर की हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारे मतलब बहुत से आंगिक हो सकता है ना, वाचिक हो सकता है, आहार्य हो सकता है, यानी वेशभूषा में बदलाव हो सकता है, कुछ में जो चीज़ें इसे दें। अब व्यभिचारी को आप संचारी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब संचारी भाव क्या होता है, संचारी भाव ऐसे भाव होते हैं जो कुछ समय के लिए आते हैं, जो अभी आए फिर थोड़ी देर में चले जाएंगे। ऐसे भावों को हम क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ऐसे भाव जो चंद समय के लिए आते हैं, जैसे कि कुछ देर के लिए आए, इस पॉइंट पर रुके, फिर देन नीचे चले गए, फिर आए फिर चले गए। ऐसे हो सकता है कि ऊपर नीचे होने का भाव होता है कि कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, इस तरह के भाव होते हैं, ठीक है। आगे हम प्रकारों की बात करूँ तो नाट्यशास्त्र में 8 रसों जैसे श्रृंगार, करुण, वीर और उनके अनुरूप 8 स्थायी भावों का वर्णन है, जिसमें बाद में शांत रस को 9वें रस के रूप में स्वीकार किया गया। देखिए, जो भरत मुनि जी हैं वो सिर्फ 8 रसों को मानते थे, पर आखिरी में एक शांत रस भी आया, उसे भी बाद में माना गया, ठीक है। चतुरंग अभिनय क्या है, अभिव्यक्ति के 4 आयाम हैं। नाट्यशास्त्र में अभिव्यक्ति को 4 भागों में विभाजित किया है, जो नाट्य के उपरूपों को संपूर्ण प्रदर्शन कला मानता है, ठीक है। तो इसमें पहला है आंगिक अभिनय। देखिए, अभिनय करने के भी 4 तरीके हैं, वह किस प्रकार से अभिनय किया जाता है। देखो, शरीर के माध्यम से अभिनय किया जाता है। एक आपने देखा होगा, एक पात्र है, कैरेक्टर है,
एक हीरो होता है, आपने देखा होगा हीरो या हीरोइन, तो देखा होगा कि वो किस प्रकार से अभिनय करता है, यानी एक्टिंग करता है। आपने एक्टिंग देखी होगी, तो वो बोल कर करता है, चल कर करता है, या शरीर से भी, शरीर को हिला डुला कर करता है, बोल कर करता है, अपने कपड़ों के माध्यम से करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हीरो या फिर कोई व्यक्ति है, पात्र है, वो सिर्फ बैठा हुआ है, उस बैठा हुआ है या सिर्फ अपने वस्त्रों को पहन के बैठा हुआ है, आप समझ जाते हैं कि ये कौन है। देखा होगा कोई गरीब आदमी आया, तो गरीब आदमी का कपड़े कैसे होते हैं, फटे फुटे से, तो उनके उसके कपड़े को देख के हम पहचान लेते हैं गरीब आदमी है। कोई राजा के जैसे कपड़े पहन के आया तो हम पहचान लेते हैं कि राजा है। वो बोल रहा नहीं है, वो चुपचाप बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, उसको हम देख के पहचान लेते हैं कि राजा है, रुतबा है इसका कुछ, इस तरह से हम पहचान लेते हैं। तो ये कपड़ों से भी हम बहुत कुछ पहचान लेते हैं। तो ये आहार्य मतलब होता है वेशभूषा, उसकी रूप सज्जा। सात्विक होता है अंतःकरण के सात्विक भावों, जैसे रोमांच, अश्रु, स्वेद, कंपन को प्रदर्शित करना, जिसमें अभिनेता के आंतरिक भावों के प्रधानता होती है। देखिए सात्विक होते हैं हमारे रोने धोने के गुण, जैसे कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, किस तरह के गुणों को दिखाता है ना। कभी कभी हम देखा होगा रोज चेहरे के अलग अलग ही भावों को दिखा रहा है, कि भाई रोते हुए भावों को दिखाना, हंसते हुए भावों को दिखाना, ये चीज़ें भी ये सात्विक होते हैं। सात्विक हमारे अंदर आंतरिक भाव होते हैं, ठीक है। तो ये सब है। नाट्य के उद्देश्य की बात करूँ तो पुरुषार्थ चतुष्टय शिक्षा क्या है ये। देखिए भारतीय नाट्य का स्वरूप केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य दर्शकों को जीवन के 4 मूलभूत लक्ष्यों पुरुषार्थ चतुष्ट की शिक्षा देना है। आगे देखिए इसमें बात की जाएगी कि नैतिक शिक्षा की बात करूँ तो इसमें पहला है कि देखिए धर्म, इसमें बताया गया है चतुष्ट शिक्षा में चार कारण है भाई शिक्षा के। धर्म, नैतिक शिक्षा और कर्तव्य बोध। धर्म, इसमें धर्म हो गया। अर्थ की बात करूँ तो धन और संपत्ति की प्राप्ति के सही मार्ग। काम के बाद इसमें अगला है काम, उचित इच्छाओं को और आनंद की प्राप्ति। अगला है मोक्ष, परम मुक्ति या आध्यात्मिक ज्ञान। ये सभी आपके क्या हैं, नाट्य के उद्देश्य हैं। वे नाटक में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये बहुत ज़रूरी है। आप देखिए अगर मैं मालूम कि नाटक क्यों करा जाता है, तो नाटक होता है धर्म के लिए, नैतिक शिक्षाओं और कर्तव्य बोध के लिए हम नाटक की उत्पत्ति करते हैं। अर्थ यानी धन के लिए, आप पैसे के लिए नाटक की उत्पत्ति कर सकते हैं। अब नाटक व्यक्ति क्यों करेगा, कोई व्यक्ति क्यों करेगा, पैसे के लिए, ठीक है, या शिक्षा के लिए। अगर मान लो हमें नाटक, अगर मान लो बाई चांस मैं नाटक बना रहा हूँ तो क्यों बनाऊँगा, या तो किसी को शिक्षा देने के लिए, या पैसा कमाने के लिए। काम, उचित इच्छाओं या आनंद की प्राप्ति के लिए, अपने अंदर की इच्छा को पूरा करने के लिए। कभी कभी होता है ना कि जैसे कोई अभिनेता है, वो सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए नाटक कर रहा होता है। मोक्ष, परम मुक्ति या आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। आगे भारतीय नाट्य की विशेषता है, कह रहे हैं सुखांत की प्रधानता। शास्त्रीय भारतीय नाटकों में दुखद अंत क्या है, त्रासदी का विधान नहीं है। नाटक का अंत प्रायः शुभ और सुखद होता था, और मृत्यु जैसे दृश्यों का सीधे मंच पर प्रदर्शन नहीं किया जाता था, ठीक है। ये सुखांत की प्रधानता थी। अब विशुद्ध विदूषक का महत्व है कि हास्य और लोक जीवन का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदूषक का चरित्र लगभग अनिवार्य होता था। साधारण रंगमंच, भारतीय नाट्य की अवधारणा में मंच सज्जा, आहार्य अभिनय की अपेक्षा अभिनय की गुणवत्ता, आंगिक और सात्विक अभिनय को अधिक महत्व दिया गया। रंगमंच का स्थापत्य सरल और प्रतीकवादी रखा जाता था। निष्कर्ष के तौर पर देखिए आप कि भारतीय नाट्य की अवधारणा एक अद्वितीय कलात्मक, शैक्षिक और आध्यात्मिक माध्यम है। यह दैवीय उत्पत्ति, रस के केंद्रीय सिद्धांत और चतुरंग अभिनय के माध्यम से केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि दर्शकों को रसानुभूति और जीवन के उच्चतम लक्ष्यों पुरुषार्थ चतुष्टय की शिक्षा देकर समाज का मार्गदर्शन भी करती है। यह भारतीय कला परंपरा की सबसे बड़ी धरोहर है। तो नाट्य के बारे में ये बताया गया है। आप देखिए पेपर में जो भी अगर ये बेसिक भी लिख देते हैं ना, तो भी आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे इसको। आगे देखिए क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। मतलब आगे अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है वो है कि नाटक की पाश्चात्य अवधारणाएं, उत्पत्ति तथा स्वरूप संबंधित मान्यताएं, ठीक है। सो अब आगे है कि इसमें जो क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में, पाश्चात्य दृष्टि से नाटक के स्वरूप संबंधित मान्यताओं का विवेचन कीजिए। तो इसमें इंट्रोडक्शन में आप लिख दीजिए
कि पाश्चात्य रंगमंच की अवधारणा भारतीय नाट्य परंपरा में से मौलिक रूप से भिन्न है। जहां भारतीय नाट्य की उत्पत्ति को देवीय माना गया है, वहीं पश्चिमी विचारकों, विशेषकर यूनानी चिंतक अरस्तु ने नाटक को एक मानवीय और सामाजिक कला माना है। इसका विकास धार्मिक अनुष्ठानों से होकर एक स्वतंत्र कला के रूप में हुआ। इसका मूल उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि मानव जीवन के संघर्षों, मूल्यों और चरित्रों का गंभीर अनुकरण करना है। पाश्चात्य नाट्यशास्त्र का आधार यूनान और रोम की सभ्यताएं हैं, जहां 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नाट्य ने धार्मिक अनुष्ठानों की सीमा से निकलकर एक स्वतंत्र कला का रूप लिया। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पाश्चात्य में थोड़ी सी अलग बात हो जाती है। हमारा जहाँ पे हम धर्म से नाटक को जोड़ देते हैं कि धर्म में ब्रह्मा के वहाँ से निर्माण हुआ है। ठीक है, इन चीज़ों को जोड़ते हैं। हम देखते हैं कि हमारे नाटकों में सुखांत की बात ज़्यादा करते हैं, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो इसको धर्म से नहीं जोड़ते, यहाँ पे उसको विज्ञान से, मनोभावों से, मन से, इनसी चीज़ जोड़ते हैं, समाज से जोड़ते हैं, समाज की अनुकरण से जोड़ते हैं कि अनुकरण है, मतलब कि किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अनुकरण कर लेते हैं, यानी इसको सामने वाले को देखकर अनुकरण करने को ही हमने नाटक बताया है, नाट्यशास्त्र बताया है। और अधिकतर इसका योगदान अरस्तु को जाता है, जो वहाँ के एरिस्टोटल हैं, हम सभी जानते हैं, तो उनको जाता है, ऐसा बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठानों को की सीमाओं से बाहर निकलकर स्वतंत्र होकर बात की गई है, इस तरह से बातें की गई है। ठीक है, मुख्य रूप से देखें तो उत्पत्ति संबंधी मान्यताओं में धार्मिक अनुष्ठान से कला तक की बात की गई है। पाश्चात्य विद्वान मानते हैं कि रंगमंच का विकास किसी ईश्वरीय प्रेरणा से नहीं, बल्कि स्थानीय धार्मिक अनुष्ठानों से हुआ है, यानी कि समाज के द्वारा, आसपास के हमारे खुद के संस्कृति के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, ईश्वर ने नहीं दिया हमें ये, ऐसा बताते हैं वो। कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान नाटक की उत्पत्ति का सबसे व्यापक सिद्धांत यह है कि इसका विकास डायोनिसियस, जो शराब, फल और वनस्पति के देवता थे, उनके सम्मान में मनाए जाने वाले सामूहिक उत्सव से हुआ है। ठीक है, तो बताया जाता है नाटक की उत्पत्ति का जो मेन कारण है वह डायोनिसिस नाम से कोई देवता थे, जो शराब और फल और वनस्पति के देवता थे, उनके सम्मान में ये बनाया गया था। तो आप ये पेपर में आया तो ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है कि कोरल, गीत और नर्तन, इन उत्सवों में थीरम नामक सामूहिक गीत गाया जाता था। ये गीत और नृत्य ही नाटक की प्रारंभिक अवस्था थे। पहले शुरुआत में नाटक को सिर्फ गाकर नाचकर ही प्रदर्शित किया जाता था। ठीक है, कला का रूप देखें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यूनान के एथेंस में नाटक ने पहली बार धार्मिक अनुष्ठानों से स्वयं को मुक्त कर एक कला का रूप लिया। ठीक है, यहाँ एथेंस में बताया गया नाटक ने अपना कब रूप बदला। तो पहले अभिनेता का नाम है कि नाटककार एथिपस को पहला अभिनेता माना जाता है, जिन्होंने कोरस को एक अभिनेता के साथ जोड़ा, जिसने मुखौटे पहनकर कई अलग अलग पात्रों को चित्रित किया। इसी से अभिनय की परंपरा शुरू हुई। इसमें स्वरूप संबंधित मौलिक मान्यताओं की बात करूँ तो पाश्चात्य नाटक के स्वरूप का केंद्र बिंदु अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत और त्रासदी की अवधारणा है। अनुकरण सिद्धांत की बात करें, यहाँ पे देखिए मैं एक चीज़ बात बता दूँ। देखिए अनुकरण सिद्धांत हो या फिर त्रासदी सिद्धांत हो या विरेचन सिद्धांत हो, ये मुख्य रूप से जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत आपका प्लेटो के वहाँ से आता है। ये अरस्तु का सिद्धांत है। वैसे तो अरस्तु ने इस सिद्धांत को दिया है, पर इसको देने का मुख्य कारण था प्लेटो कौन थे? प्लेटो थे अरस्तु के गुरु। अगर आप अभी पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप इसको और डीपली पढ़ लेंगे। बाकी इसमें मैं नॉर्मल बता देता हूँ कि जो अरस्तु हैं, इनके गुरु हैं प्लेटो नहीं मानते थे। प्लेटो कहते थे कि भाई जो ये जितने भी कलाकार होते हैं ना, ये इंसान के अंदर भावनाओं को पैदा करते हैं, और जो व्यक्ति भावनाओं से ओतप्रोत हो जाता है ना, वो कमज़ोर हो जाता है, और वो ना तो देश के काम आता है ना खुद के काम आता है। तो ऐसे आदमी को देश से बाहर निकाल देना चाहिए, या फिर ऐसे व्यक्तियों को कला लिखने की अधिकार नहीं देना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों पर वो क्या करते थे कि विरोध करते थे कि भाई ऐसे लोग नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक देश को मजबूत करने के लिए अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता होती है। तो ये तो कोई काम के है नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ
सीधा नकल नकल कर लेते हैं। कला की नकल करने वाला व्यक्ति है, कोई काम का था नहीं। पर यहाँ पे फिर अरस्तु कहते हैं नहीं भैया ऐसा कुछ तो नहीं है। वो अपने अपने किताबों में लिखते हैं। फिर एक सॉरी, अपनी एक किताब थी इनकी अरस्तु की, जिसका नाम था पेरीपोएटिक्स नाम से, जिसे हम काव्यशास्त्र भी कह सकते हैं। उसमें इन्होंने बताया कि नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, अनुकरण करना भी एक आवश्यक है, क्योंकि एक बच्चा होता है तो वो भी अनुकरण करता है, वो भी बड़े लोगों का, अपने अपने परिवार के लोगों का अनुकरण करता है, उन्हीं की नकल करता है, कॉपी करता है उनको, और कॉपी करने के बाद में सीखता है। तो ये अनुकरण तो आवश्यक है। जब ये मूलभूत आवश्यकता है हमारी, तो इसको तो हम छोड़ नहीं सकते। तो ऐसा कहना गलत हो जाएगा। पर अभी एक कलाकार होता है वो अनुकरण तो करता नहीं, अनुकरण तो करता नहीं है। वो क्या करता है, उसी को कॉपी तो करता है पर सृजनात्मक रूप से, यानी कुछ उसमें क्रिएटिविटी डाल देता है। ये चीज़ बताया है। अब आगे बताया है कि इंसान को कमज़ोर कर देता है। अगला पॉइंट बताया था उन्होंने कि कमज़ोर करता है, पर ऐसा नहीं है, कमज़ोर नहीं करता। क्योंकि देखो जो भाव होते हैं ना, जो हमारे अंदर के, जो अंदर में क्या होता है, हम कभी कभी कहते हैं बहुत से चीज़ों को, हम अपने टेंशन को, हमारे दुखों को हम सुनते हैं, देखते हैं और उनको अपने अंदर डाल लेते हैं। उससे क्या होता है, हम धीरे धीरे कमज़ोर होते जाते हैं, उनसे कमज़ोर होते हैं हम। अब क्या होता है कि जब हम किसी आसपास के भावों को देखते हैं, आसपास में जब ऐसी घटनाक्रम को देखते हैं, तो हमारे अंदर से भय, करुणा जैसे भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे कि बाहर कोई ऐसी घटना घटित हुई, अब हमने, या फिर हमने कोई कला, यानी कि कलाकार ने कोई मूर्ति बनाई या कविता लिखी, उस कविता को हमने पढ़ा, हमने देखा, सुना, तो हमारे के अंदर क्या होता है, उसको बाद में हमारे वो भावनाएं पैदा होती हैं, वो भाव पैदा होते हैं, भय, करुणा जैसे वो भाव पैदा होते हैं। और पैदा होने के बाद में एक स्तर पर आकर हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो बाहर निकलने के बाद में हम क्या होता है, हमारा शरीर खाली हो जाता है, तो कुछ समय के लिए हम पूरे शांत हो जाते हैं। तो वहाँ क्या हुआ, हमारा उपचार हुआ है, हमारा शुद्धिकरण हो गया है। उस शुद्धिकरण को ही विरेचन कहा गया है। और इस पूरी घटनाक्रम को, यानी कि हमें जो दुख हुआ ना, क्योंकि दुख के कारण ही हमारे अंदर से वो भावनाएं पैदा होती हैं और बाहर जाती है, बाहर जाती हैं। तो उसके लिए क्या है, इसी को हम त्रासदी का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपको समझने की चीज़ है। ठीक है, तो आप बेसिक बेसिक मेरी बात को समझ गए होंगे। ठीक है, तो त्रासदी मेनली दुखद घटनाओं का एक एक क्या है, ग्रुप है, जिसमें हमें दुख होता है, अंत में जाके हमें दुखी होगा। दुख होने के बाद में हमारे अंदर से भावनाएं बाहर आ जाएंगी और हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा। तो एक समझ गए, आप समझ गए, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से कि ये एक वैज्ञानिक उपचार है, वैज्ञानिक उपचार है, इसमें शुद्धिकरण का काम होता है मेनली। ठीक है, तो आगे बात करता हूँ। आगे अरस्तु के 6 तत्व हैं। अरस्तु के 6 तत्व। नाटक के स्वरूप के लिए अरस्तु ने 6 तत्वों को अनिवार्य माना है, जिनमें कथानक सबसे महत्वपूर्ण है। कथानक नाटक को सबसे महत्वपूर्ण तत्व, घटनाओं का क्रम और उनकी बुनावट में काम करता है। देखिए, अरस्तु की बात करूँ तो अरस्तु ना नाटक के जो मुख्य तत्व मानते हैं। देखिए, पहला है कथानक। कथानक क्या होता है, वो घटनाओं का एक समूह होता है। घटनाओं का, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उनका समूह होता है। आप एक तरह से इसको एक समझ लीजिए, एक प्लॉट है या फिर एक मैप है पूरा। एक घर बनाते हैं ना हम, तो घर बनाते समय हम क्या करते हैं, पूरे घर का एक मैप बना लेते हैं कि भाई घर में क्या क्या होगा, बाथरूम कहाँ होगा, फिर खिड़की कहाँ होगी, बेडरूम कहाँ होगा, ये सभी चीज़ बना लेते हैं। और फिर हम ये भी अनुमान लगाते हैं कि पहले किसका काम होगा, पहले कौन क्या बनेगा, पहले बेस बनेगा, फिर हाइट आएगी, फिर लैंटर डलेगा, फिर ऐसे मतलब जो भी हम प्लानिंग करते हैं। तो ये पूरी प्लानिंग्स होती हैं सभी चीज़ों की, वो सभी प्लानिंग हम धीरे धीरे सब करते हैं। तो ये क्या होता है, इसको हम प्लॉट या कथानक बोल सकते हैं। कहानी में भी हम यही करते हैं, नाटकों में भी हम ये करते हैं कि भाई नाटक में शुरुआत में क्या होगा, बीच में क्या होगा, अंत में क्या होगा, ये सभी चीज़ें हम जब प्लान करते हैं ये चीज़ों के बारे में, तो ये कथानक होता है। ठीक है, चरित्र के बारे में आप सभी जानते हैं, कैरेक्टर, जो कैरेक्टर होता है कि वही मेन नाटक को चलाता है भी एक तरह से। नाटक को मतलब कि दर्शकों से जोड़ने का काम भी पात्र का होता है। विचार, नाटक का संदेश या उद्देश्य होता है। नाटक क्यों लिखा जा रहा है, एक उद्देश्य उससे ही लिखा जाएगा कि भाई नाटक में आप शिक्षा के बारे में बताएंगे, बच्चों के बारे में बताएंगे, महिलाओं के बारे में बताएंगे, या पुरुषों के बारे में बताएंगे, प्रकृति के बारे में, ईश्वर के बारे में, भूत प्रेत धर्म जिसके बारे में बताना चाहेंगे। तो ये चीज़ों के भी विचारों के बारे में भी होता है। पदावली की बात करूँ तो सब संवादों की भाषा शैली होती है कुछ, कि भाई किस भाषा में बात होगी, एक कोई मुख्य भाषा चुन ली जाएगी भाई कि इस भाषा में बात होनी है, तो वो चीज़। गीत की बात करूँ तो संगीत, बीच में लय, ये सभी आते हैं। आपने देखा होगा जब दुख का है तो दुख का संगीत अलग है, प्रेम का अलग है,
है ना। बाल्यपन का अलग है, माँ के साथ में बच्चे का संबंध के लिए संगीत अलग है, तो ये चीज़ें वो दृश्य। इसमें क्या है कि मंच और वेशभूषा इसकी बात होती है, ठीक है। त्रय एक्श क्या है, 3 यूनिट्स क्या है, वो बहुत अलग है कि मैं ये ज़रूरी है, उसके बारे में बताया गया है। सॉरी। शास्त्रीय यूनानी नाट्य परंपरा में नाटक के स्वरूप को सुगठित रखने के लिए 3 एक्सों का पर जोर दिया जाता था। काल एक्स कहानी की सभी घटनाओं को सूर्य के एक ही चक्र यानी आमतौर पर 24 घंटे के भीतर घटित होना चाहिए, यानी कि यूनिट ऑफ टाइम, एक टाइम है 24 घंटे के अंदर अंदर में हमें नाटक खत्म करना है, ये समझ के चलना है, ठीक है। स्थान एक्स यानी यूनिट ऑफ प्लेस, संपूर्ण नाटक की घटना एक ही स्थान पर घटित होनी चाहिए, यानी नाटक की जो है वो क्या है अलग अलग टाइम पे, यहाँ पे हम एक प्लेस की बात नहीं कर रहा, मतलब कि एक जगह बैठ के यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है कि अगर मान लीजिए आप मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल ही होना चाहिए उसमें, ऐसा नहीं कि आधुनिक काल जोड़ दें, या आधुनिक काल की बात हो रही है तो आप मध्यकाल ना जोड़ दें, है ना। आप परिप्रेक्ष्य ले सकते हैं कि मध्यकाल का परिप्रेक्ष्य, पर आप आधुनिक काल में हैं तो आदिकाल की ही बात करेंगे। आप प्राचीन काल की बात कर रहे हैं तो प्राचीन काल में आधुनिक काल को नहीं जोड़ देंगे, तो इस तरह से आपको थोड़ा समय को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी है कार्यक्स, यानी नाटक में केवल एक ही मुख्य कथानक होना चाहिए जिसमें कोई अनावश्यक या अप्रासंगिक घटनाएं ना हो, ठीक है। एक ही घटना हो, उन्हें कि एक ही कथानक हो, यानी कि एक ही पूरा प्लॉट बनना चाहिए प्रॉपर, उससे ज़्यादा वो बाहर की बातें नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें। अब पाश्चात्य नाटक के अन्य रूपों की बात करूँ, स्वरूप की बात करूँ, तो यूनानी और रोम कला काल में त्रासदियों के साथ साथ अन्य नाट्य शैलियाँ भी विकसित हुई। क्या थी वो? कामदी। यह यूनानी शब्द कोमोस से बना है, जिसका अर्थ है मस्ती या मौज मस्ती। यह सामान्यतः सुखद अंत वाला होता है और शुरुआती दौर में यह व्यंग्यपूर्ण, कल्पनाशील और केवल मनोरंजन पर केंद्रित था। इसे ज़्यादा नहीं बता रहा क्योंकि नीचे इसका आप जब चौथी यूनिट पढ़ेंगे तो चौथी यूनिट में पूरा डीपली बताया गया है। रोमन रंगमंच, प्राचीन रोम में नाटक की गुणवत्ता में गिरावट आई। यहाँ के नाटक प्रायः ग्रीक नाटकों की नकल या ढीले अनुवाद मात्र होते थे। हालांकि प्लोटस और टेरेंस जैसे हास्य लेखकों ने अपनी शैली विकसित की जिसमें यूनानी प्रभाव था। मध्यकाल और पुनर्जागरण बात करूँ तो मध्यकाल में ईसाई धर्म के प्रभाव से रहस्य नाटक और नैतिकता नाटक का उदय हुआ। पुनर्जागरण काल में प्रिंटिंग प्रेस के विकास से टेरेंस जैसे लेखकों के कार्य व्यापक रूप से पढ़े गए और मंचन के नए प्रयास शुरू हुए। आधुनिक रंगमंच की बात करूँ तो 20वीं सदी की बात करें तो उसमें 19वीं सदी के अंत में यथार्थवाद की उपलब्धि हुई। 20वीं सदी में प्रतीकवाद, शून्यवाद, मनोविश्लेषणवाद और विश्व युद्ध के आघात के प्रभाव से नाट्य में एक जोरदार बदलाव आया। यह काल प्रयोगों और शैलियों की विविधता के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपका एक ये यूनिट थोड़ा कंप्लीट हो गया है। बाकी इसमें निष्कर्ष की बात करूँ तो पाश्चात्य दृष्टि से नाटक की अवधारणा एक मानवीय क्रिया का गंभीर अनुकरण है जो जीवन की उच्च और निम्न दोनों तरह की सच्चाइयों को मंच पर उतारती है। इसकी जड़ें यूनानी त्रासदी और अरस्तु के सिद्धांतों अनुकरण विवेचन में है। भारतीय परंपरा के विपरीत पाश्चात्य नाट्य में त्रासदी दुखद अंत केंद्रीय है और इसका लक्ष्य दर्शकों के मन में भय और करुणा जगाकर विवेचन करना है। समय के साथ यह परंपरा धार्मिक अनुष्ठान से निकलकर एक सशक्त कला रूप में विकसित हुई, जिसमें कॉमेडी, ओपेरा और आधुनिक यथार्थवादी एक प्रयोगधर्मी शैली शामिल हुई, जिनसे पश्चिमी साहित्य और संस्कृति को गहरा प्रभाव दिया गया। आप पाश्चात्य दृष्टि को इस प्रकार समझ लें कि आपने हॉलीवुड की मूवीज़ देखी होंगी। हॉलीवुड्स की मूवी में देखिए आपको वहाँ पे ऐसा नहीं दिखेगा कि हीरो अंत में अगर मरना होगा तो हीरो को मार देते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि हीरो मर गया फिर वहाँ पे दोबारा ज़िंदा हो जाएगा, पुनर्जन्म हो जाएगा या कुछ अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे दोबारा हीरो ज़िंदा नहीं होता, मर गया तो मर गया। तो वहाँ पे दुखद भी हो सकता है। वहाँ पे ऐसा हमारे यहाँ क्या होता है कि हीरो मर गया, पता चलता है कि उसको दूसरा जन्म हो गया, कुछ हो गया। तो इस तरह क्या होता है कि हमें लास्ट में सुख दिया जाता है।
भूत की मूवी होगी तो लास्ट में भी हमें पता चलता है कि लास्ट में आके भगवान ने आके बचा लिया, कुछ हो गया, तो ये क्या होता है, लास्ट में आके हमें ना सुखद करने की घटना होती है कि सुखद घटना के रूप में बताया जाता है। परंतु पाश्चात्य में ऐसा नहीं है, वहाँ पे तो दुखद घटना भी चलती है, क्योंकि वहाँ पर अलग कॉन्सेप्ट है उनका। ठीक है, तो ये था। बाकी अब यूनिट 2 की बात कर लूँ तो यूनिट 2 है, इसमें भारतीय नाट्य रूपक, उपरूपक, नाटक प्रकार तथा भेद की बात की गई है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या आया था वो देखिए, रूपक एवं उपरूपक परिभाषा और भेद की बात पूछी गई है पेपरों में, क्योंकि PYQ के अनुसार है। तो उसमें शुरू करते हैं। इसमें देखिए, मैं जो सामने आपको एक ड्राइंग दिख रही होगी पूरा, तो इसमें देखिए काव्य के प्रकार की बात की गई है। तो काव्य के प्रकार है दो प्रकार है। पहला प्रकार है दृश्य काव्य, और दूसरा है श्रव्य काव्य। एक दृश्य काव्य और एक श्रव्य काव्य, यानी कि जहाँ पे नाटक या काव्य को देख कर किया जा रहा है, यानी देख सकते हैं हम, जहाँ देख सकते हैं वहाँ पे दृश्य काव्य, और जहाँ हम नहीं देख सकते उसे श्रव्य काव्य बोल सकते हैं हम। यानी जहाँ पे नहीं देख सकते मतलब कि हम सुन के काम कर रहे हैं, सुन के हम काव्य को हम सुन रहे हैं। आपने रेडियो के माध्यम देखा होगा कि हम रेडियो में क्या करते हैं, काव्य हम नाटकों को हो गया या काव्य, हम जो भी चीज़ें होती है सुन के करते हैं, सुन रहे होते हैं। अब इसका फ़ायदा भी है, इसका नुकसान भी है। इसके भी फ़ायदे हैं, नुकसान भी है। देखिए, जो श्रव्य काव्य होता है, इसे क्या होता है, इसे जो व्यक्ति देख नहीं सकता वो भी सुन सकता है, और जो देख सकता है वो भी सुन सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब सुन सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अनपढ़ व्यक्ति होगा वो भी सुन सकता है, पढ़ा लिखा भी सुन सकता है, समझ सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखिए दृश्य काव्य में क्या है, दृश्य काव्य में ये है कि हम इसे ना इसे इसे ना केवल वो व्यक्ति देख सकता है जिसके पास में नेत्र है, वही व्यक्ति देख सकता है। इसमें ये है, वो जो देख नहीं सकता उसका फ़ायदा ही नहीं है, वो देख ही नहीं सकता तो फ़ायदा ही नहीं है इसका। अब श्रव्य काव्य में देखिए, जो व्यक्ति इसमें क्या है कि हम सभी सुन तो सकते हैं पर वापस नहीं सुन सकते, हमें ध्यान से सुनना पड़ता है। अगर मान लो कोई पॉइंट छूट गया तो हम दोबारा नहीं सुन पाएंगे उसको, इसलिए। अब देखिए दृश्य काव्य है ना, इसके दो रूप है, एक है रूपक और एक है उपरूपक। रूपक के 10 भेद हैं और उपरूपक के 18 भेद हैं। इसमें हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे देखिए इसमें कि परिचय की बात करूँ तो भारतीय नाट्य शास्त्र में दृश्य काव्य जिसे देखा जा सके को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, रूपक और उपरूपक। ये दोनों ही विधाएं मंच पर अभिनय के माध्यम से दर्शकों तक रस और भाव पहुंचाती है। इसमें मुख्य अंतर उनके स्वरूप, कथावस्तु और पात्रों की प्रकृति और रस की प्रधानता को लेकर किया गया है। रूपक मुख्य और रस प्रधान नाट्य विधाएं हैं, जबकि उपरूपक उनसे कुछ गौण और अधिक नृत्य तथा संगीत पर आधारित होती हैं। उपरूपक देख लीजिए, शुरू करते हैं उपरूपक की परिभाषा पे। उपरूपक वह दृश्य काव्य है जिसमें अभिनेता किसी अन्य पात्र के रूप का आरोप स्वयं पर करता है। यहाँ यह साक्षात नाट्य है। यहाँ कहानी और अभिनय के माध्यम से रस की पूर्ण निष्पत्ति होती है, इसलिए इसे दश रूपक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इसके 10 भेद हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति पर, किसी अभिनेता पर आरोपित कर देते हैं कि भाई यही है वो व्यक्ति। कैसे, राम है, राम एक पात्र है, नॉर्मल सा। उस पात्र को मान लीजिए कोई अभिनय करता है, वो उसको निभा रहा है, तो हम है ना वो राम के पात्र को उसी व्यक्ति में, जैसे मान लो कोई मोहन नाम का व्यक्ति है, वो राम के पात्र को निभा रहा है, तो हम मान लेते हैं कि ये मोहन है ना, वही राम है, हम उसके अंदर राम देखने लग जाते हैं। ये चीज़ है। ठीक है, देखिए भेद का आधार कथावस्तु, नायक और रस है। ठीक है, मेन इसके आधार है। दूसरा पॉइंट देखिए इसमें रूपक के 10 भेद तथा उनकी सरल व्याख्या के बारे में। नाटक के 10 भेद हैं इसमें, अब देखिए सॉरी इसके भेद हैं। अब इसमें पहला है नाटक, इसकी व्याख्या देखिए, यह सबसे श्रेष्ठ रूपक है। इसकी कहानी इतिहास या पुराण पर आधारित है, प्रसिद्ध होती है। नायक महान राजा या देवता होता है और इसमें कम से कम 5 से अधिक 10 अंक होते हैं, 5 या 10 अंक होते हैं। उदाहरण के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम एक एग्जाम्पल है। इसमें दूसरा है प्रकरण,
इसकी कहानी कवि द्वारा कल्पित होती है। नायक साधारण मनुष्य जैसे ब्राह्मण, मंत्री या व्यापारी होता है। यह भी 5 से 10 अंकों का होता है और श्रृंगार रस रस इसमें प्रधान होता है। ठीक है। प्रकरण में भाण भाण है इसमें, यह एक अंक वाला होता है जिसमें केवल एक ही पात्र होता है। यह पात्र अकेला ही आकाश की और मुख करके काल्पनिक संवाद करता है जिससे कहानी आगे बढ़ती है। ठीक है। ये आपकी शॉर्ट, इनकी सभी की शॉर्ट डेफिनेशंस है। आपको पेपर में अगर आता है तो आपको सिर्फ ये लिख देना है। आप इसमें इसको ज़्यादा समझने की कोशिश ना करें, बस इसको लिख दे, क्योंकि पेपर में इतना ही आपको करना है। आप समझ के ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे तो आप भूल जाएंगे। ठीक है। व्योम व्ययोग नाम से है, जिसमें है कि यह भी एक अंक का होता है। इसमें कहानी एक दिन में समाप्त हो जाती है। इसका नायक धीरोदात्त होता है और इसमें युग या मारपीट का प्रदर्शन होता है, इसलिए ध्रोध रस प्रधान होता है। संवक्कार इसमें व्याख्या की बात करूँ तो इसमें 3 अंक होते हैं और देवता या दानव नायक होते हैं। इसमें 12 धीरोदत्त नायक होते हैं और विषय वस्तु में देवताओं तथा दानवों के बड़े कार्यों का वर्णन होता है। अगला है डिम। ये 4 अंकों का होता है। इसमें 16 नायक, देवता, राक्षस आदि होते हैं। यह मायावी घटनाओं, जादू टोने और युद्ध से भरा होता है, इसलिए रौद्र रस की प्रधानता इसमें होती है। ठीक है। रौद्र रस यानी क्रोध वाला। इहामृग, यह 4 अंकों का होता है। इसमें दिव्य नायक किसी स्त्री को पाने की इच्छा करता है, पर युद्ध से संघर्ष टाल दिया जाता है। नायक और प्रतिनायक दोनों ही उच्च श्रेणी के पुरुष होते हैं। 8वां है अनका। यह 1 अंक का होता है और इसमें करुण रस प्रधान होता है। इसमें साधारण मनुष्य के दुख विलाप और स्त्री पुरुषों के क्रंदन का वर्णन होता है। 9वां है विधि। यह 1 अंक का होता है। इसमें 1 या 2 पात्र होते हैं और यह विधा हास्य विनोद के साथ सभी रसों का मिश्रण प्रस्तुत कर सकती है। प्रहसन 10वां है। यह हास्य रस प्रधान होता है। इसमें साधु संतों, पाखंडियों या मूर्ख लोगों के चरित्र का मजाकिया चित्रण किया जाता है। यह 1 या 2 अंकों का हो सकता है प्रहसन नाम से। अब है रूपक, रूपक नहीं उपरूपक। उपरूपक पर बात की गई है, तो उपरूपक की शुरुआत करते हैं। इसमें आप ऊपर जो है ना, पर इसका निष्कर्ष भी कर सकते हैं आप, जितना आप समझ सकते हैं इसमें। तो देखिए उपरूपक में की बात करता हूँ, तो उपरूपक में इसकी परिभाषा देखिए। उपरूपक में वह दृश्य विधा है जो उपरूपक के समान ही होती है, लेकिन इनमें नृत्य, संगीत और भावों के व्यक्ति पर अधिक जोर दिया जाता है और यह रस की पूर्णता की दृष्टि से उपरूपकों में से गौण मानी जाती है। विधानों ने उपरूपकों के 18 भेद स्वीकार किए हैं। मूलतः अंतर रूपक रसाश्रित है, जबकि उपरूपक नृत्य भावाश्रित है। यानी जो रूपक होते हैं इसमें रस की प्रधानता होती है और उपरूपक में नृत्य यानी भावों की प्रधानता होती है। उपरूपक के मुख्य भेद तथा उनकी सरल व्याख्या के बारे में बात करूँ तो नाटकीय। पहला है नाटिका। नाटिका जो कि इसमें बताया गया 4 अंकों का लघु नाटक। नायक राजा, नायिका, अंतःपुर की छोटी रानी, श्रृंगार रस और नृत्य संगीत प्रधान होता है इसमें, ये इसका बताया गया है। दूसरा है त्रोटक। इसमें 5 से 9 अंकों वाला उपरूपक है, जिसमें कथावस्तु प्रसिद्ध होती है और विदूषक यानी कॉमिक पात्र अनिवार्य होते हैं। तीसरा है गोष्ठी। इसमें 9 से 10 पुरुष और केवल 2 स्त्रियों वाला 1 अंक का उपरूपक श्रृंगार रस प्रधान साधारण लोगों की कहानी होती है। इसमें नॉर्मल बातें हो रही होती हैं। ठीक है। आगे है सट्टक नाम से। ये इसमें क्या होता है, नाटिका के समान, लेकिन इसमें संस्कृत के स्थान पर प्राकृत भाषा का प्रयोग अधिक होता है। सूत्रधार का अभाव होता है इसमें, भाई जो कहानी को जोड़ता है उसके अभाव रहता है। नाट्य रासक। इसमें छठा है नाट्य रासक। 1 अंक का होता है। हास्य और श्रृंगार का मिश्रण होता है रस का। नायिका प्रसिद्ध होती है, नायक मूर्ख होता है इसमें। 7वां है प्रस्थान। 2 अंकों का उपरूपक है। नायक
धूर्त और दासी नायिका होती है। इसमें पद पदपान, शराब आदि का वर्णन होता है। 8वां है उल्लाप्य। उल्लापक्य क्या होता है कि इसमें 3 अंकों वाला उपरूपक है जिसमें नायक या नायिका की ही महिमा यानी उदात्त भाव का वर्णन गीतों द्वारा किया जाता है, वर्णन किया जाता है गीतों द्वारा। ठीक है। 9वां है प्रेरणाख्यान। 1 अंक जिसमें नायक पतित होता है, नीच होता है। इसमें विदूषक नहीं होता और यह भरत अभिनय की वृत्ति से हीन होता है। 10वां है रासक। 1 अंक जिसमें 5 पात्र होते हैं, ये श्रृंगार और हास्य प्रधान होता है। 11वां है संलापक। ये 3 या 4 अंकों का उपरूपक जिसमें राजनीतिक षड्यंत्र या विरोध की कथा होती है, नायक साधन होता है। इसमें कुछ गौण उपरूपक भी होते हैं। ठीक है। देखिए इसमें 18 उपरूपक हैं, पर आपको 18 के 18 नहीं लिखने, इसमें से 6 से 7 लिख दीजिए, बाकी आप आराम से इसकी शॉर्ट डेफिनेशन के रूप में बोल दीजिए 18 हैं जो, पर 18 के 18 ज़रूरी नहीं है, उसमें से 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप 6 के नाम बता सकते हैं, ऊपर के जो 6 हैं ना उनमें से कोई 6 बता दीजिए। ठीक है। 12वां है श्रीगदित। 1 अंक जिसमें नायिका स्वयं गाती है और नायक के उदात्त गुणों का वर्णन करती है। शिल्पक 4 अंकों का होता है जिसमें स्त्री पुरुष के काम संबंधित व्यवहार का वर्णन होता है। विलासिका 14वां है विलासिका। 1 अंक जिसमें हास्य रस की प्रधानता और सुंदर स्त्री पात्रों का वर्णन होता है। दुर्मलिक्का 4 अंकों वाला जिसमें प्रत्येक अंक में कथा वस्तु अलग अलग होती है और अंक छोटे होते हैं। प्रकरणिका प्रकरण रूपक के समान पर इसमें कुछ विशेषताएं अलग होती हैं। अल्लिश में बताया गया है 1 अंक यह सामूहिक नृत्य प्रदान होता है। इसमें 7 से 10 स्त्रियां होती हैं और 1 पुरुष होता है। ये 17वां था। 18वां देखिए भाणिका। अगर सरल व्याख्या में बताऊं तो भाण रूप के समान पर इसमें नायिका स्त्री पात्र प्रधान होती है और वह स्वयं ही अभिनय करती है। तो आगे हम बात करते हैं। देखिए इसमें अथवा का एक क्वेश्चन है जो आएगा आपके, आप चाहें तो ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो नीचे वाला कर सकते हैं। बाकी आप इसको भी देख लें क्योंकि ये थोड़ा इजी पड़ जाएगा अगर आप पेपर में कर देते हैं तो। आधुनिक भारतीय नाट्य रूप काव्य नाटक, एकांकी, रेडियो नाटक, नुक्कड़ नाटक। ठीक है। यहाँ पे आप ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, काव्य नाटक हो या एकांकी हो या रेडियो नाटक हो या नुक्कड़ नाटक हो, आप इनमें से कोई भी आप ये तीनों चारों में से तैयार कर लें क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन बन के आ जाएगा इनमें से कोई, और एक है ना आपकी टिप्पणी में आएगा। तो अब टिप्पणी में कोई सा भी आपको लगे कि इजी आ सकता है तो लिख दें। मेरे हिसाब से तो आप 4 और 5 कर लें, थोड़ा थोड़ा पढ़ लें ताकि आप टिप्पणी में आ जाए तो टिप्पणी में कर दें, क्वेश्चन में तो पक्का आएगा तो क्वेश्चन में ज़रूर कर दें। ठीक है। तो यहाँ पे रेडियो नाटक है। रेडियो नाटक की बात करूँ तो रेडियो नाटक सुन लीजिए पहले। देखिए रेडियो नाटक होते हैं कि बनाए क्यों जाते हैं। तो रेडियो नाटक अगर मैं बात करूँ तो ये भारत का नहीं है। ये नाटक जो शब्द है ये तो भारत का है। नाट्य जो परंपराएं हैं ये भारत से गई हैं, ऐसा माना भी जाता है कि नाट्य शास्त्र से हमारे भारत में इसका निर्माण हुआ है। अब पर इसका प्रचलन विदेशों में हुआ अधिकतर, कि वहाँ से इसमें बदलाव आए हैं। तो ये रेडियो नाटक है, ये रेडियो नाटक वहीं की देन है क्योंकि औद्योगिकरण हम सभी को पता है कि ब्रिटेन की तरफ से हुआ है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि नाटक को एक नया रूप दिया गया कि कुछ पात्र होते हैं, वो पात्र क्या होते हैं कि रेडियो के सामने रेडियो में वहाँ पे माइक पे खड़े हो जाते हैं और वहाँ से बोलना शुरू करते हैं। वहाँ पे उनको कोई कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है कि कोई राजा के कपड़े पहनेगा, कोई बस उनको सिर्फ आवाज़ें निकालनी है। उन आवाज़ों को निकालना है, राजा की तरह, गरीब की तरह, महिलाओं की आवाज़ें, सभी उन चीज़ों की आवाज़ें निकालनी है। अगर पानी की आवाज़ हो तो पानी की आवाज़ें, है ना, पर्दा गिर रहा है तो पर्दे के गिरने की आवाज़, तलवार की आवाज़ें, ये सभी आवाज़ें निकालनी है उन्हें। बाकी उन्हें ना ये जब दिखाना है ये बहुत आसान हो जाता है क्योंकि हमें बहुत से मुश्किल घटनाएं होती हैं जिन्हें दिखाना मुश्किल होता है। अगर दृश्य के सामने, अगर टीवी पे दिखाना हो तो हमें बहुत मतलब अगर
मैं बोलूँ कि मंच पे दिखाना हो तो बहुत मुश्किल है। हम बार बार सीन भी नहीं बदल सकते। रेडियो में हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें समुद्र का कोई रूप चाहिए तो हमें सिर्फ उसकी आवाज़ दिखानी पड़ेगी। पहाड़ का दिखाना है तो पहाड़ की आवाज़ दिखानी सुनानी पड़ेगी। प्रकृति हो या आसमान हो या किसी भी चीज़ की हो, हमें सिर्फ आवाज़ सुनानी है और हमारा काम हो जाएगा। तो रेडियो नाटक का भी बहुत फ़ायदे हैं। अब पर रेडियो नाटक में कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि रेडियो नाटक को आप देखिए, आप सुना होगा कि रेडियो को हम कभी पीछे नहीं कर सकते, पॉज नहीं कर सकते। आप पॉज कभी नहीं कर सकते उसको, आपको सही से ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे पर इसका फ़ायदा ये है कि जो जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो भी इसको सुन सकता है और समझ सकता है आराम से। तो कुछ फ़ायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। उस चीज़ को आप अपने दिमाग में लेके चलें। तो इसमें बात करते हैं प्रस्तावना में, इसकी प्रकृति और तत्वों की बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो मैं प्रस्तावना में बात करता हूँ कि रेडियो नाटक साहित्य की वह विधा है जो पूरी तरह से श्रव्य माध्यम पर आधारित है। संस्कृत नाट्यशास्त्र में इसे दृश्य काव्य कहा जाता है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। वहीं आज रेडियो नाटक के रूप में श्रव्य बन गया। देखिए, जहाँ नाट्यशास्त्र को हम दृश्य माध्यम मानते हैं, हम मानते थे कि भाई जो नाटक है उसको देखकर ही हम प्रदर्शित कर सकते हैं, पर आज नाटक बदल गया है। नाटक को हम सुनकर भी हम उसका काम चला सकते हैं। एफएम वगैरह हो गया, वहाँ पे भी हम सुनते हैं, सिर्फ सुनकर हम काम चलाते हैं। तो वो चीज़ वहीं आज रेडियो नाटक के रूप में श्रव्य बन गया है। इसका मुख्य उद्देश्य अन्य साहित्यिक विधाओं की तरह लेखक के कथ्य को श्रोताओं तक पहुंचाना है। यह मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा और जागरूकता का भी काम करता है। मुख्य रूप से देखें तो रेडियो नाटक की प्रकृति की बात करी गई है। तो रेडियो नाटक की प्रकृति है कि इसे रंगमंच नाटक से अलग बनाती है। इसकी अपनी कुछ सीमाएं और विशेषताएं हैं। सीमाओं की बात करूं तो ये दृश्य साधन का अभाव है। इसमें दृश्य तत्व पूरी तरह से अनुपस्थित होता है। पात्रों की वेशभूषा, मुद्रा या वातावरण को देखने का कोई माध्यम नहीं होता। समय की सीमा होती है। कथानक को एक सीमित अवधि में फैलाना है और समेटना पड़ता है ताकि उसका प्रवाह बना रहे, ठीक है। अगर मैं इसकी विशेषताओं की बात करूं तो विशेषताओं में है कि व्यापकता, इसमें स्थान, समय और वातावरण का कोई बंधन नहीं होता। कथानक को एक व्यापक कैनवास पर प्रस्तुत किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक चित्रण, पात्रों के अंतर्द्वंद और मनोभावों को अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। गतिशील दृश्य की बात करूं तो इसमें नदी का बहना, हवाई जहाज़ का उड़ना, कल कारखाने या यहाँ तक कि स्वर्ग नरक जैसी मुश्किल दृश्य भी ध्वनि प्रभावों के सहारे आसानी से मंचित किए जा सकते हैं, जो रंगमंच पर कठिन है। रंगमंच यानी स्टेज आपके सामने, भाई स्टेज है, स्टेज पे जो भी घटना गर्म होगा वो आपको दिख रहा है। आप उसमें क्या क्या कर सकते हो भैया। अगर मान लो स्वर्ग है, स्वर्ग में हमें धुआं या फिर हमें ऊपर जाना नीचे जाना सभी दिखाना होता है, पर वहाँ पे हमें जब रेडियो पे हो रहा है तो रेडियो पे कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं है। वहाँ पे आराम से आप बैठ के सोफे पे आराम से, कुछ दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ बोलना है, आवाज़ें निकालना है तो पीछे साउंड के सिस्टम लगा दिए जाते हैं, वहाँ से आवाज़ें आ जाएंगी, तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। आगे है कि प्रतीकात्मकता, इसमें प्रतीकात्मक पात्रों को भी सजीव ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रसारण का लाभ, इससे एक ही समय में असंख्य श्रोताओं तक पहुँचाया जा सकता है। रेडियो नाटक के तत्वों की बात करूँ तो रेडियो नाटक के मुख्य 3 तत्व हैं। कथानक, इसकी बात मैंने आप ऊपर हम पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ेंगे इसको तो हमें बहुत याद भी हो जाएगा। ये नाटक की संक्षिप्त कहानी या प्लॉट होता है जिसे लेखक को देखने से पहले तैयार करना होता है। आरंभ, यह भाग महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर श्रोता को कौतूहल और जिज्ञासा के द्वारा आकर्षित किया जाता है। इसे प्रभावी बनाने के लिए संगीत, ध्वनि प्रभाव और संवादों का सहारा लिया जाता है। मध्य भाग, इसमें कथानक के विकास के लिए संघर्ष और गतिशीलता को बनाए रखना जरूरी है। अंततः प्रभावशाली होना चाहिए जो श्रोता के मन पर छाप छोड़ सके। यह सुखांत या दुखांत दोनों हो सकता है। पात्र अथवा चरित्र चित्रण, पात्र ही नाटकीय कार्य पर व्यवहार का वहन करते हैं और अपने संवादों से कथा को उजागर करते हैं, ठीक है। इसमें ध्वनि पर निर्भरता, रेडियो नाटक दृश्यमान नहीं होता, इसलिए पात्रों के चरित्र चित्रण, वेशभूषा और व्यवहार को केवल ध्वनि के माध्यम से ही तैयार होता है। देखिए अब मैं बताओ, यहाँ पे कथानक तो सबसे इम्पोर्टेंट है वैसे तो, पर यहाँ पे चरित्र भी है। चरित्र इतना इम्पोर्टेंट है वैसे तो,
पर यहाँ पे है ना वेशभूषा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, आपको कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप रेडियो नाटक में कपड़े पहन के फल कोई क्योंकि दिखोगे तो है ही नहीं, तो फ़ायदा तो है नहीं, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, परिचय की बात करूँ तो परिचय के तरीके हैं। पात्रों का परिचय श्रोताओं से कराने के लिए सूत्रधार अन्य पात्रों के संवादों या स्वगत कथन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आप देखिए, आपका परिचय यानी पात्रों का परिचय किस प्रकार से होगा, आपकी आवाज़ से। आपकी आवाज़ जितना ज़्यादा साफ होगी, जितना ज़्यादा लोगों को सुनाई देगी, समझ आएगी, उतना ज़्यादा आपका परिचय उनसे जुड़ जाएगा। यहाँ बात है। ध्वनि की बात की गई है आगे तीसरे में, तो देखिए रेडियो नाटक ध्वनि का माध्यम है जिसके कारण श्रोता अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर नाटक को देखता है। ध्वनि को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ध्वनि एक तरह से आत्मा बोल सकते हो रेडियो नाटक की, रेडियो नाटक की आत्मा है। तो देखिए ध्वनि मेन होती है, अगर ध्वनि प्रॉपर नहीं होगी तो हमें कोई नाटक समझ नहीं आएगा। तो ध्वनि मेन है, ध्वनि के आधार पर ही एक श्रोता होता है ना, श्रोता अपने दिमाग में इमेज बना देता है भाई कि इस तरह का नाटक है, इस तरह के लोग हैं, इस तरह का काम हो रहा होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, अब इसमें देखिए ध्वनि के तीन भाग हैं। उच्चरती इसमें बताया गया है उच्च स्तरीय शब्द संवाद में बताया गया है कि इसके अंतर्गत संवाद और भाषा आते हैं। यहाँ पात्रों का परिचय, उनकी विचारधारा और उनके अंतर्द्वंद को व्यक्त करने का मुख्य साधन है। संवाद पात्रों के अनुरूप आयु शिक्षा क्षेत्र होने चाहिए। संवाद सहज स्पष्ट और सरल होने चाहिए ताकि श्रोता उन्हें तुरंत ग्रहण कर सके, ये बताया गया है। यानी संवाद किस प्रकार होना चाहिए, किस तरह से बातें होनी चाहिए, ये चीज़ें। ध्वनि प्रभाव की बात करूँ तो ये दृश्य तत्वों के अभाव की पूर्ति करते हैं, जैसे मोटर, रेलगाड़ी, आंधी, तूफान, बिजली, हंसने रोकने की आवाज़ें आदि, ये पूरा करने का काम करती हैं। इनका प्रयोग वातावरण निर्माण और संवाद में कहीं गई बात को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। अगर मैं संगीत की बात करूं तो संगीत रेडियो नाटक में वही कार्य करता है जो रंगमंच पर प्रकाश व्यवस्था करती है। इसका प्रयोग नाटक के आरंभ, मध्य और अंत में होता है। कार्य इसकी बात करूं तो दृश्य परिवर्तन की सूचना देने के लिए, भावोद्दीपन और अंतर्द्वंद की अभिव्यक्ति के लिए तथा देश और काल का संकेत देने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। संगीत भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है नाटक में, आपको पता ही है। और रेडियो नाटक में तो भाई संगीत का ही काम है, तो ये संगीत भी बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट अब जब हम पढ़ेंगे रेडियो नाटक के बाद में है काव्य नाटक। अब काव्य नाटक को सुनिए आप। इसकी प्रकृति और भेदों की बात करूँ तो काव्य नाटक भारतीय साहित्य की एक विशिष्ट विधा है जिसे शास्त्रीय परंपरा में दृश्य काव्य या रूपक कहा गया है। इसकी प्रकृति का मूल आधार काव्य तत्व और नाटक तत्व का अनिवार्य समन्वय है। काव्य नाटक की प्रकृति, इसमें उपरूपक है, रूपक है, स्वरूप की बात की गई है। काव्य नाटक की प्रकृति गद्य नाटक से अलग और कविता के अधिक निकट होती है। इसका स्वरूप निम्नलिखित विशेषताओं से स्पष्ट होता है। आंतरिक अनुभूतियों का प्रकाशन। काव्य नाटक का मुख्य उद्देश्य चरित्रों के आंतरिक सत्य, मनोभावों और दार्शनिक विचारों को नाटकीय रूप से प्रकट करना है। यह बाहरी या भौतिक यथार्थ के चित्रण को गौण मानता है, जबकि चरित्रों के मनोविज्ञान और आंतरिक द्वंद्व पर केंद्रित होता है। अगला है भावुक और कल्पनात्मक यथार्थ। अपनी पदात्मक प्रकृति के कारण यह स्थूल यथार्थ की अपेक्षा कलात्मक और भावुक यथार्थ से अधिक जुड़ा होता है। यह पात्रों के गहन आंतरिक सत्य को उजागर करने का सशक्त माध्यम बनता है। लयबद्ध और सांकेतिक भाषा। इसकी भाषा की पहचान पद, लयबद्ध गद्य तथा गहन सांकेतिकता की प्रधानता से होती है। इसमें शब्दों में बिंब और प्रतीक में बदलने की क्षमता होती है, जो वर्णित न होकर क्रियात्मक अधिक हो सकता है। इसका उद्देश्य यह है कि बोले गए शब्दों से भी ज़्यादा वह ध्वनित करे जो लिखा या बोला नहीं जा सके। लयबद्धता मतलब कि बोलकर ही बातें हो जाए, ना कि हम लय के साथ में हम समझ जाते हैं चीज़ें क्या बोली जा रही हैं, क्या करी जा रही है। काव्य में सबसे महत्वपूर्ण होता है। काव्य नाटक इसी प्रकार को पूरा करते हैं। ठीक है, आगे है अभिनय योग्यता। यद्यपि इसमें काव्य तत्व प्रधान होता है, लेकिन एक सफल काव्य नाटक में काव्य और नाटक तत्व का संतुलन आवश्यक है। काव्य में विषय वस्तु का अभिनय योग्य होना अनिवार्य है। यदि काव्य तत्व इतना प्रबल हो जाए कि मंचन वादित हो, तो वह कृति पाठ्य नाटक
बन जाती है, जो नाटक की मूल आवश्यकता के विपरीत है। आगे बात करते हैं दूसरा पॉइंट, काव्य नाटक के अनिवार्य तत्व की बात करूँ तो हिंदी साहित्य कोश ने काव्य नाटक की विशिष्ट संरचना के लिए 5 अनिवार्य तत्वों का उल्लेख किया है, जिनमें काव्य और नाटक की कसौटी पर संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इसकी प्रस्तावना को देखिए, यह नाटक की प्रारंभिक भूमिका है। इसका नाटकीय उद्देश्य दर्शकों को विशिष्ट विषय वस्तु और नाटक के मूल भाव से जोड़ना होता है। कथा की बात करूँ तो कथानक का काव्यात्मक होने के साथ साथ नाटकीय होना भी अनिवार्य है। इसमें घटनाओं और संघर्ष का समावेश आवश्यक है। ये चरित्रों की अनुभूतियों के प्रकाशन के लिए आवश्यक ढांचा प्रदान करता है। संवाद क्यों ज़रूरी है? देखिए, यह नाटक का शरीर माना जाता है। अगर संवाद क्या होते हैं कि संवाद देखिए मेन है भाई। संवाद क्या होता है कि आप भाई क्यों संवाद ही होते हैं, दर्शकों से लोगों को जोड़ते हैं। अगर संवाद अलग होंगे, जैसे कि संवाद मान लीजिए कि ऊंच नीच का फ़र्क या हमें स्त्री पुरुष में अंतर के बारे में बताता है। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर संवाद जो होते हैं ना, क्या ये बताता है कि कौन बच्चा है, कौन बूढ़ा है, कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन अशिक्षित है, कौन मतलब इन चीज़ों के बारे में हमें संवाद से पता चलता है। अगर संवाद आप गलत लिख दोगे तो हमें पता नहीं चलेगा। अगर मान लो पुरुष के संवाद स्त्री को दे दो, स्त्री के पुरुष को दे दो, बच्चे के बूढ़े को दे दो, बूढ़े के बच्चे को दे दो, तो वहाँ पर क्या होगा, अंतर हो जाएगा। हमें समझ आ जाएगा कि बच्चा कौन है, पुरुष कौन है, ऐसा अंतर हमें अलग दिखने लग जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। गीत भावनात्मक गहराई और अनुभूति की तीव्रता को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। देखो, भावों को बताने के लिए भी गीत का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे रोने धोने की बात होगी तो अलग गीत चलेगा, हंसने की बात पे अलग होगा। मैंने बताया ना, ऊपर भी आपकी बातें हो चुकी हैं। नर्तन, ये शारीरिक अभिनय और मंच पर क्रियाशीलता को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हम नाच कर कूद कर भी हम चीज़ों को पता लगाते हैं, पता चलता है। ठीक है, ये चीज़ों के बारे में बताया गया है। आगे है एकांकी विधा। एकांकी विधा की बात करूँ तो एकांकी की प्रकृति को तत्वों का विवेचन। एकांकी में देखिए, एकांकी की प्रकृति और तत्वों का विवेचन है एकांकी का स्वरूप की बात करूँ तो एकांकी, जिसे अंग्रेजी में वन एक्ट प्ले कहा जाता है, दृश्य काव्य की एक स्वतंत्र और लघु विधा है। यह आधुनिक साहित्य परिदृश्य में अपनी विशेषता और संरचनात्मक एकाग्रता के कारण एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। परिभाषा में देखिए, एकांकी को एक ऐसी रचना के रूप में परिभाषित किया जाता है जो पात्र, संवाद, घटना और अवधि के दृष्टिकोण से सीमित होती है। इसकी बात करूँ तो इसकी पहचान केवल एक अंक की संख्या से नहीं होती, बल्कि इसकी सीमितता और केंद्रित प्रभाव डालने की क्षमता से होती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार इसमें एक ही घटना होती है जिसे नाटकीय कौशल के माध्यम से कौतूहल का संचयन करते हुए चरम सीमा तक पहुंचाया जाता है। अगर उद्देश्य की बात करूं तो एकांकी लेखन का मुख्य आधार उसका उद्देश्य होता है और यह बिना किसी उद्देश्य के नहीं लिखी जाती। एकांकीकार एक निश्चित संदेश दर्शक या श्रोता तक पहुंचाना चाहता है। आधुनिक युग में लोकप्रियता का कारण मानवीय जीवन की बढ़ती व्यस्तता के कारण एकांकी एक ऐसी छोटी रचना के रूप में उभरी है जो कम समय में पूर्ण रसास्वादन कराती है। यह आधुनिक शहरी जीवन की तेज गति और सीमित समय का सीधा परिणाम है। इसकी संक्षिप्तता और एकल केंद्रीय संरचनात्मक बाध्यता आधुनिक दर्शकों की अपेक्षाओं को पूर्ण करती है। देखो, आधुनिक युग में लोकप्रियता का कारण है कि भाई मानव जीवन में बढ़ती व्यस्तता को भी कम, मतलब कि लोग व्यस्त हो चुके हैं तो कम समय में अधिक चीज़ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। पूर्ण नाटक से अंतर, कथानक हो तो एकांकी में केवल एक ही कथानक होता है। ठीक है, एक ही कथानक मतलब एक घटना होती है, सिर्फ एक स्पेसिफिक मेन घटना होगी और उसको पूर्ण करते ही काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक नायक है, नायक पैदा होगा जब से लेकर अंतिम मरेगा जब तक की घटना बताई जाएगी, नहीं, मुख्य कोई घटना होगी उसको उठाया जाएगा, उसी पे बात की जाएगी और वो पूर्ण होते ही नाटक खत्म हो जाएगा, एकांकी खत्म हो जाएगी। ये चीज़ है। चरित्र हो तो चरित्र मतलब पात्र भी उसी अनुसार बनाए जाते हैं। कम पात्र होते हैं, कम पात्रों में बातचीत होती है और घटना का मुख्य उद्देश्य पूर्ण होती, घटना खत्म हो जाती है। मंचीयता, एकांकी में एक अंक होने के कारण पर्दे
की आवश्यकता कम पड़ती है। एकांकी के अनिवार्य तत्वों की बात करूँ तो एकांकी के तत्व पूर्ण नाटक के तत्वों के समान होते हैं, लेकिन सीमित दायरे में अधिक केंद्रीय और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत होते हैं। कथानक और उद्देश्य। कथानक एकांकी का कथानक आपने मैं बता दिया, सुगठित होता है और आरंभ, घटनीय, स्थलीय, द्वंद्व और चरम सीमा उपसंहार जैसे निश्चित चरणों से गुजरता है। एकाग्रता। इसमें केवल एक ही मुख्य कथा होती है, इससे कथा में तीव्रता और नाटकीयता बनी रहती है। उद्देश्य की बात करूँ तो उद्देश्य की प्राप्ति ही एकांकी का अंतिम लक्ष्य है। यह उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक और एवं ऐतिहासिक हो सकता है। जैसे दीपदान एकांकी बलिदान के आदर्शों का उजागर करती है। पात्र और चरित्र की बात करूँ तो पात्रों की संख्या। एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, जो मुख्य घटना को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। चरित्र चित्रण की विस्तृतता। चरित्र विकास संभव न होने के कारण एकांकीकार चरित्र के किसी एक पहलू, तात्कालिक संकट या दृश्य दृढ़ता को उभारता है। पात्रों को विकसित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रतीकात्मक लेखक वर्ग या समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे उनके मनोविज्ञान के माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया जाता है। आगे संवाद और भाषा शैली। संवादों की भूमिका। एकांकी की सफलता में संवादों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हें तुरंत संप्रेषित होना आवश्यक है, क्योंकि दर्शक के पास लंबी व्याख्याओं पर सोचने का समय नहीं होता। भाई अब देखो, बड़े बड़े संवाद होंगे, बड़ी बड़ी बातें होंगी, बड़ी बड़ी भाषाओं शैलियों में बात हो रही होगी, तो लोग सोचने में टाइम लगाएंगे। अगर मान लीजिए अगर फिल्म लंबी होगी तो सोचने में टाइम लगेगा, देखने में टाइम लगेगा, लोग बोर हो जाएंगे, छोड़ के भाग जाएंगे। छोटी होगी, जल्दी समझेंगे, जल्दी हो जाएगा और जल्दी फीडबैक दे देंगे। तो वो चीज़ें हैं, ठीक है, ये बताए गए हैं। चौथा मैं इसमें बता दूँ तो चौथे में देखिए रंगमंचीयता, अभिनयशीलता। आवश्यकता के आधार पर देखिए, एकांकी एक दृश्य विधा है, अंततः अभिनयशीलता और रंगमंचीयता का गुण इसमें अति आवश्यक होता है। मंच संकल्पना। रचना करते समय लेखक के मन में मंचीय प्रस्तुति की एक निश्चित संकल्पना मौजूद हो रहती है। आधुनिक मंचन। आधुनिक एकांकी निर्देशक केंद्रीय हो गई है। इसमें निर्देशक दृश्य संरचना, प्रकाश संयोजन और ध्वनि संयोजन जैसे तत्वों पर निर्णय रखता है। आगे पांचवा संकलन त्रय। संकलन त्रय की बात करूँ तो इसमें वही चीज़ है जो आपको मैंने ऊपर बता चुका हूँ। यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम मतलब कि एक 24 घंटे के अंदर में नाटक खत्म हो जाना चाहिए। एक इस पे बात की गई है आपके एकांकी की पर कि एकांकी 24 घंटे के अंदर में समय होना चाहिए, मतलब एक समय होना चाहिए, उसमें समय सीमा में समाप्त हो जाए। और यूनिट ऑफ प्लेस यानी कि एक निश्चित समय होना चाहिए, निश्चित जगह होना चाहिए, स्थान होना चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए। बाकी ऐसा नहीं कि अलग अलग बात हो रही हो वो चीज़। और वस्तुमशक यानी कि यूनिट ऑफ एक्शन, कथा वस्तु में केवल एक ही मुख्य कथा की बात होनी चाहिए, ठीक है, उसकी बात की गई है। आगे है नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक की बात करूँ तो नुक्कड़ नाटक एक संक्षिप्त परिचय के बारे में। तो नुक्कड़ नाटक भारतीय रंगमंच की एक ऐसी विधा है जो अपनी उत्पत्ति, स्वरूप और उद्देश्य में सीधे जनता से संवाद और सामाजिक सक्रियता के प्रति गहन निष्ठा रखती है। यह नाटक की किसी पारंपरिक मंच या महंगी साज सज्जा पर निर्भर न होकर गली, चौराहा, बाजार या किसी भी खाली जगह पर खेला जाता है। नुक्कड़ नाटक का स्वरूप, उद्देश्य और विकास की बात करूं तो नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है, इसे समाज का आईना माना जाता है जो सामाजिक सच्चाइयों को सीधे दर्शकों तक पहुंचाता है। इसका मूलभूत कार्य लोगों को जागरूक करना, समाज में व्याप्त विसंगतियों की पोल खोलना और उन्हें सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरित करना है। यह कम साधन और कम समय में अधिकतम सामाजिक प्रभाव स्थापित करने की क्षमता रखता है। ऐतिहासिक विकास की बात करूँ तो उत्पत्ति का आधार नुक्कड़ नाटक का उदय 70 और 80 के दशक में देश में फैली सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के कारण प्रबल हुआ। यह पारंपरिक कला माध्यमों से दूर हुए आम आदमी के संघर्षों को मुखर स्वर देने की आवश्यकता से जन्मा। प्रमुख संस्था और व्यक्तित्व इसकी जड़ें इप्टा भारतीय जन नाट्य संघ की राष्ट्रवादी परियोजना में निहित है। आधुनिक नुक्कड़ नाटक के आंदोलनकारी स्वरूप को स्थापित करने में सफदर हाशमी और जन नाट्य मंच ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। जनवादी स्वरूप, यह नाटक सशक्त और
न्यूनतम साधनों का उपयोग करके पारसी रंगमंच जैसे पूंजीवादी व्यावसायिक मॉडल के विरोध में एक जनपक्षीय कला माध्यम के रूप में स्थापित हुआ था। नाट्य शिल्प की बात करूँ इसमें तो मंच इसका मंचन स्थल दर्शकों के बीच में एक वृत्ताकार घेरा होता है जो दर्शकों और अभिनेताओं के बीच अलगाव को समाप्त करता है ना, कि भाई गोला बना के सर्कल बना के काम किया जाता है। भाषा शैली संवाद सरल सीधी और आम लोगों की भाषा से जुड़ी होती है। इसका बल वर्णन की अपेक्षा क्रियात्मक और सांकेतिक संवाद का पर होता है। अभिनय ऊर्जावान और अतिरंजित होता है। ये शैली दर्शकों को भावनात्मक प्रभाव से बहने से बजाय आलोचनात्मक दृष्टि से बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। संगीत की बात करूँ तो संगीत कोरस और समूह का गान कथानक को आगे बढ़ाने और सामूहिक चेतना तथा प्रतिरोध की भावना जगाने का कार्य करती है। नुक्कड़ नाटक की समसामयिक चुनौती या प्रासंगिकता की बात करूँ तो चुनौती है कि बाजारवाद का अधिग्रहण है। नुक्कड़ नाटक की शैली का उपयोग अब कॉर्पोरेट सेक्टर, सरकारी तंत्र और राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भी कर रही हैं, जिससे इसके मूल वर्ग संघर्ष के चरित्र और कमज़ोर किए जा रहे हैं। डिजिटल मीडिया से प्रतिस्पर्धा, सोशल मीडिया के व्यापक प्रसार के जागरूकता के फैलने के कारण के एक प्रभावी माध्यम के रूप में प्रतिस्पर्धा का उत्पन्न की है। संरचनात्मक उपेक्षा की बात करूँ तो ड्रामा स्कूलों में इसके प्रशिक्षण की कमी के कारण इसे अक्सर शौकिया कला माना जाता है, जिससे नए और सशक्त लेखन का अभाव हुआ है। अक्षुण्ण प्रासंगिकता की बात करूँ तो इन चुनौतियों के बावजूद नुक्कड़ नाटक की प्रासंगिकता बनी हुई है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार, जातिवाद, संप्रदायवाद, सांप्रदायिकता और अधिकारों का हनन हो जैसी समस्याएं आज भी मौजूद हैं। यह माध्यम आज भी शोषक वर्ग पर हमला करने और शोषित पीड़ित आम आदमी के मन में एक बेहतर जीवन जीने की लालसा भरने के लिए एक सटीक सांस्कृतिक औजार बना हुआ है। दोस्तों, मेरे हिसाब से एक दूसरा पार्ट भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पर ही हमें समाप्त करना होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। हम एक दूसरा पार्ट ही बनाऊँगा जिसमें ये इसका बाद का जो पार्ट होगा वो शॉर्ट ही होगा, आप उसको भी देख लें। ये पार्ट आपका थोड़ा 1 घंटे प्लस चला गया है, तो बाकी दूसरी जो 2 यूनिट बची है वो बहुत छोटी हैं, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसमें आप बाद में जो वीडियो आएगी उसमें वो शायद से 20 से 30 मिनट की होगी, उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें। इसके बाद में आप जो बाद में यूनिट्स देखेंगे ये सारी आपको दिखाई दे रही होगी, ये सारी उसमें ख़त्म कर दूँगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू।